सोचिए, एक ऐसी कब्रिस्तान के बारे में जो इंसानों और पालतू जानवरों को जिंदा कर सकती है, लेकिन वापस आने के बाद वो बन जाते हैं खूनी ज़ॉम्बीज़, जिनका मकसद सिर्फ बदला लेना होता है। कहानी शुरू होती है एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जहां एक एक्ट्रेस रिनी और उसका बेटा जेफ दिखाई देते हैं। एक सीन शूट करते वक्त रिनी गलती से एक बड़े हादसे का शिकार हो जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इस भयानक हादसे को देखकर जेफ का दिल टूट जाता है। दूसरे दिन उसका पति चेस और बेटा जेफ रिनी के गांव वापस चले जाते हैं, जहां उसका अंतिम संस्कार एक पुरानी और श्रापित कब्रिस्तान के पास होता है। पर उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि वो कब्रिस्तान एक ऐसी जगह पर है जहां मरे हुए लोग शैतानी रूप लेकर वापस आते हैं। और फिर शुरू होता है एक खौफनाक सिलसिला। घर शिफ्ट करते वक्त मार्जरी फैमिली की नई हाउसकीपर घर आती है और कहती है कि वो रिनी की बड़ी फैन थी। ये बात जेफ को थोड़ा अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई और औरत उसकी माँ की जगह लेने की कोशिश करे। अब जब वो लॉस एंजेलिस छोड़कर गांव में रहने आ गए हैं, तो चेस को यहाँ एक नया एनिमल केयर सेंटर खोलना है। इस बीच जेफ नए घर और आसपास की जगह एक्सप्लोर करना शुरू करता है, जो काफी सालों से सूना पड़ा था। जब वो एनिमल केयर सेंटर पहुंचता है, तो एक फीमेल कैट अचानक उसकी गोद में कूद जाती है और डर के मारे भाग जाती है। जेफ अपने डैड को मना लेता है कि वो उन बिल्लियों में से एक को अडॉप्ट कर ले। थोड़ी देर बाद शेरिफ गस वहां पहुंचता है और नए टाउन रेजिडेंट्स को अपने सौतेले बेटे ड्रू से मिलवाता है। ड्रू बताता है कि उसके डॉग ने उसके सौतेले बाप के रैबिट्स पर अटैक करने की कोशिश में खुद को चोट लगा ली है और चेस से उसे चेक करने को कहता है। चेकअप के बाद चेस ड्रू को एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देता है, जो डॉग के घाव पर लगानी है, और कहता है कि कुत्ता जल्दी ठीक हो जाएगा। बातचीत के दौरान गस बताता है कि स्कूल के दिनों में वो रिने को डेट करता था। ये बात सुनकर चेस खुश नहीं होता, लेकिन वो इसे इग्नोर करने का फैसला करता है। अगले हफ्ते जेफ अपने नए स्कूल के पहले दिन के लिए पहुंचता है और बिल्ली को अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसका साथ दे। क्लास के खत्म होने के बाद उसके क्लासमेट्स का एक ग्रुप उसे घेर लेता है। क्लाइड बिल्ली को छीनकर भाग जाता है। जेफ तुरंत अपनी बाइक लेकर उसके पीछे दौड़ता है। जब वह क्लाइड तक पहुंचता है, तो क्लाइड उससे कहता है कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया और बिल्ली ने भागने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। ये सुनकर गुस्से से भरा जेफ क्लाइड की नाक पर घूंसा जड़ देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बिल्ली की बॉडी ढूंढने और ये देखने की कोशिश में कि क्या बिल्ली वाकई मर चुकी है, जेफ ट्रेल के एंड तक चलता है। वहां पहुंचकर जेफ को एक जानवरों का कब्रिस्तान दिखाई देता है। जगह को ध्यान से देखते हुए जेफ बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर फंसा हुआ देखता है। वो बिना देर किए बिल्ली को बचाने के लिए पिंजरे की तरफ दौड़ता है। इतने में ड्रू वहां आता है और जेफ से कहता है, क्लाइड के सामने खड़े होने की जो हिम्मत तुमने दिखाई, वो वाकई काबिले तारीफ है। फिर वो जेफ से कहता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यह कब्रिस्तान काफी डरावना लगता है। जब ड्रू घर पहुंचता है, तो डाइनिंग टेबल पर अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठता है और टीवी देख रहा होता है, लेकिन अपने सौतेले पिता गस के ऑर्डर्स पर उसे टीवी बंद करना पड़ता है। इसके अलावा वो जितना चाहे उतना खा नहीं सकता, क्योंकि गस कहता है कि उसे अपना वजन कम करना चाहिए। रात को जब गस अपनी वाइफ के साथ बेड पर होता है, तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है। वो रियलाइज करता है कि ड्रू का डॉग फिर से उसके रैबिट्स पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में गस तुरंत उठता है और अपनी गन लेकर डॉग को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। ड्रू उसके पीछे भागता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जोए को छोड़ दे, लेकिन गस उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। पहले ही शॉट में गस जोए को गोली मार देता है। ड्रू तुरंत उसके पीछे भागता है, ये देखने के लिए कि क्या जोए अब भी जिंदा है। जंगल में पहुंचते ही ड्रू देखता है कि जोए एक पेड़ के पास बेजान पड़ा है। खून ज्यादा बहने की वजह से उसकी सांसें थम चुकी हैं। अपने मालिक की गोद में लेटे हुए उसने अपनी आखिरी सांस ली। सुबह के वक्त ड्रू ने जेफ से कहा कि वो उसके कुत्ते की डेड बॉडी को जानवरों के कब्र में दफनाने में मदद करे। जेफ ने बिना सोचे अपना शवल उठाया और ड्रू के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जमीन में जोए को बाकी जानवरों के साथ दफनाने के बजाय ड्रू ने एक खास जगह चुनी, जो थोड़ी दूर एक अलग कोने में थी। ड्रू का मकसद था जोए को एक इंडियन ग्राउंड में दफनाना। कहानियों के मुताबिक जो प्राणी यहाँ दफनाए जाते हैं, वो एक बार फिर जिंदा हो जाते हैं। जेफ को इस कहानी पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन अपने दोस्त का साथ देने के लिए उसने उस जगह तक चलने का फैसला किया। जोए को दफनाने के बाद और उसकी कब्र पर पत्थर रखकर दोनों लड़के वापस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब ड्रू अकेला अपने घर जा रहा होता है, तब तक अंधेरा हो चुका होता है। रास्ते में गस उससे मिलता है और गुस्से में उसे गाड़ी में बैठने को कहता है। सुबह होने से पहले अमांडा घंटियों की आवाज सुनकर जाग जाती है, जो उनके यार्ड से आ रही होती है। वो ये देखने के लिए उठती है कि आखिर हो क्या रहा है। उसे लगता है कि जोए वापस आ गई है। दरवाजा खोलकर वो जोए को बुलाती है। तभी वो कुत्ता सामने आता है। ड्रू भी इस बात से हैरान हो जाता है कि जोए, जिसे उसने अपने हाथों से दफनाया था, वापस घर लौट आई है। लेकिन जोए के चेहरे का खौफनाक और डरावना रूप ड्रू को चौंका देता है।
अमांडा देखती है कि जोई चोट खा चुकी है, इसलिए वो तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। चेस रात के बीच जोई का इलाज करने के लिए पहुंचता है। ड्रू की परमिशन से चेस जोई को अपने घर ले जाता है ताकि ट्रीटमेंट के दौरान उसका ऑब्जर्वेशन कर सके। जेफ, जो कुछ ही घंटों पहले एक बेजान कुत्ते को देखकर आया था, इस सब से शॉक में है। घर लौटने के बाद जब जेफ अपने बिस्तर पर लेटता है, उसे अपनी माँ के डरावने सपने आते हैं। घबराहट के मारे वो उठता है और अपने आसपास देखता है। तभी उसकी नजर जोई पर पड़ती है, जो एक चेयर पर बैठी होती है। जोई का चेहरा इतना खौफनाक लग रहा होता है कि जेफ का दिल दहल जाता है। 3 दिन बीत चुके हैं और चेस जोई का इलाज कर रहा है, लेकिन उसकी चोट ठीक होने का नाम नहीं ले रही। जब चेस जोई की धड़कन सुनने की कोशिश करता है तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, जैसे उसका दिल धड़कना बंद कर चुका हो। चेस मान लेता है कि जोई शायद अपनी कमजोरी की वजह से ऐसे बिहेव कर रही है। उसने जोई का ब्लड सैंपल लिया और क्लिनिकल एनालिसिस लैब भेजने की तैयारी की। उसके बाद चेस अपने बेटे से कहता है कि वो जोई को वापस पिंजरे में छोड़ दे। जेफ जोई को पिंजरे में डालता है और लॉक लगाकर चेक करता है कि वो कहीं भाग ना जाए। अगले हफ्ते हैलोवीन की रात दोनों दोस्त कॉस्ट्यूम्स पहनकर जानवरों की कब्र की तरफ निकलते हैं। रात के सन्नाटे में जेफ अचानक हवा में उड़ती हुई एक डॉल के अटैक से डर जाता है। उसे लगता है कि ये उसकी माँ का भूत है। डर के मारे वो चिल्लाने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि ये सब उसके क्लास के लड़कों का एक मजाक था। उन्होंने उसे डराने के लिए ये ट्रैप बनाया था। ये देखकर जेफ गुस्से से भड़क उठता है। वह गुस्से में क्लाइड को गाली देने लगता है, जो इस घटिया मजाक के पीछे था। जब गस घर पहुंचता है और देखता है कि ड्रू हैलोवीन पर बाहर गया है, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। ड्रू को जोई के बारे में झूठ बोलने की वजह से घर में बंद किया गया था और उसके बावजूद उसका घर से निकलना गस को और भी नाराज कर देता है। बिना वक्त गवाए गस अपनी गाड़ी लेकर ड्रू के पीछे निकलता है। इस वक्त ड्रू और जेफ अभी भी कब्र पर होते हैं, क्योंकि उनके क्लास के बच्चे वहां हॉरर स्टोरीज सुनाने का प्लान बनाते हैं। जब क्लाइड अपनी कहानी सुना रहा होता है, तब उसकी नजर गस पर पड़ती है, जो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। क्लाइड और बाकी लड़के तुरंत भाग जाते हैं। ड्रू गस की सजा से डरता है और एक बहाना सोचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डर उसे भागने पर मजबूर कर देता है। जेफ भी उसके पीछे भागता है, लेकिन गस जल्दी उन्हें पकड़ लेता है। अपने गुस्से में गस ड्रू पर हाथ उठा देता है। जब ड्रू पर लकड़ी से वार होने ही वाला होता है, तभी जोई अचानक वहां आकर गस पर हमला कर देती है। जोई के अटैक के बाद गस जमीन पर गिर जाता है। फिर जोई गस के गले पर काट लेता है, जिसकी वजह से गस की मौत हो जाती है। इसके बाद जोई जंगल की तरफ भाग जाती है और ड्रू और जेफ इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि गस के शरीर को इंडियन जमीन में दफनाएंगे, ताकि उसे फिर से जिंदा लाया जा सके। दोनों ने कब्र खोदी, गस का शरीर दफनाया और मिट्टी से ढक दिया। उसके बाद ड्रू अपने घर लौटता है। घर पहुंचने पर उसकी माँ, जो उसके लिए चिंतित थी, उसे देखकर राहत महसूस करती है। उसी रात जेफ को अपने घर लौटने पर उसके पिता डांट लगाते हैं, क्योंकि वो देर से आया था। जेफ अपने बिस्तर पर सो जाता है, लेकिन रात को सपने में देखता है कि गस उस पर नजर रखे हुए है। सुबह उठने के बाद जेफ अपनी बिल्ली को गले लगाता है और सुकून महसूस करता है कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन ड्रू के लिए ये सपना हकीकत बन चुका होता है, क्योंकि रात के बीच गस उसके घर लौट आता है। गस घर में घुसने के बाद कहता है कि उसे नहाना है और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से बाथरूम की तरफ चला जाता है। अगली सुबह ड्रू अपने दोस्त जेफ से मिलता है और बताता है कि ब्रेकफास्ट के वक्त गस कुछ अजीब ही लग रहा था। वो अजीब सी मुस्कान के साथ बैठकर ड्रू को उसकी पसंद से ज्यादा पैनकेक्स परोस रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, गस ने उसे ये भी कहा कि अब वो उसे घर पर बंद करके नहीं रखेगा और ड्रू को जेफ को अपने घर पर सोने के लिए बुलाने की भी इजाजत दे दी। उसी दोपहर चेस को एलियट का एक वॉइस मैसेज मिलता है, जिसमें एलियट बताता है कि उसने जोए के ब्लड सैंपल का एनालिसिस कर लिया है और चेस से तुरंत कॉल करने के लिए कहता है। चेस फोन उठाकर एलियट को कॉल करने ही वाला होता है, तभी एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ उसके क्लिनिक आती है। वो औरत कहती है कि उसने वो पोस्टर्स देखे हैं जो चेस ने अपने एरिया में लगाए थे और वो किटन्स अडॉप्ट करने आई है। जब औरत पिंजरे की तरफ जा रही होती है, तब चेस एलियट से बात करता है। एलियट उसे बताता है कि जो ब्लड सैंपल लैब में भेजा गया था, वो एक ऐसे जानवर का है जो पहले ही मर चुका है। ये सुनकर चेस एक कंफ्यूजन महसूस करता है और समझने की कोशिश करता है कि गलती कहाँ हुई। लेकिन इस कंफ्यूजन को क्लियर करने से पहले ही चेस बच्चों के चीखने की आवाज सुनता है और तुरंत फोन रखकर देखने के लिए पिंजरे की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि बिल्लियों को मार दिया गया है, क्योंकि जोए अपने पिंजरे से निकलकर भाग गई और उन पर हमला कर दिया। इस हादसे के बाद चेस तुरंत स्कूल जाता है और ड्रू और जेफ से बात करता है। वो उन्हें जोए के ब्लड टेस्ट का रिजल्ट बताता है
और चेतावनी देता है कि अब जोए बहुत खतरनाक हो चुकी है। चेस उन्हें समझाता है कि अगर जोए वापस आए तो उसे तुरंत क्लिनिक लाने की जरूरत है। इसी दौरान जेफ अपने पिता से ड्रू के घर रात भर रुकने की परमिशन मांगता है। उसके पिता मंजूरी देते हैं और जेफ एक रात के लिए ड्रू के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। चेस यह देखकर कि उसका बेटा जेफ उस रात घर पर नहीं आएगा, इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करता है और डॉक्टर योलंडर से मिलने जाता है। डॉक्टर योलंडर एक पैथोलॉजिस्ट है जो जंगल के बीच एक सुनसान जगह पर रहता है और जिसके पास जानवरों का एक बड़ा कलेक्शन है। वहां पहुंचकर चेस उससे जोए के ब्लड सैंपल का केस डिस्कस करता है और बताता है कि टेस्ट रिजल्ट्स के मुताबिक ये खून एक बेजान प्राणी का है। एलियट से हुई बातचीत के बाद चेस को पता चलता है कि डॉक्टर योलंडर पहले भी ऐसे एक और केस का सामना कर चुका है। जोए के सिम्टम्स सुनने के बाद योलंडर कहता है कि जोए बीमार नहीं है बल्कि बेजान है। उसके मुताबिक कुछ साल पहले उसने एक पेशेंट देखा था जिसके सिम्टम्स उसकी पत्नी में भी पाए गए थे। ये सुनकर चेस और भी गहरे सवालों में घिर जाता है। योलंडर चेस को बताता है कि उस पेशेंट की पत्नी को दूसरी बार खत्म करना पड़ा था क्योंकि वो अब एक सामान्य इंसान नहीं रही थी। उसने ये भी कहा कि इस तरह के केसेस चेस के शहर में काफी आम हैं, इसलिए योलंडर उसे सलाह देता है कि वो जल्द से जल्द उस शहर को छोड़ दे। उसी दोपहर जब चेस ड्रू के घर पहुंचता है तो जेफ गस को खरगोशों को मारते और उनके चमड़े को अपने हाथों से उतारते हुए देखता है। यह देखकर जेफ काफी डर जाता है। गस, जो अब जिंदा होने के बाद काफी अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है, हरकतें और भी खतरनाक हो गई हैं। उसकी पत्नी भी अब उससे डरने लगी है और उसके बदले हुए स्वभाव को लेकर परेशान है। रात को जब चेस अपने घर में सो रहा होता है तभी जोए अचानक उस पर हमला कर देती है और उसका हाथ काट लेती है। दर्द और डर के बीच चेस तुरंत एक तकिए का इस्तेमाल करता है ताकि जोए के हमले से बच सके। वो तेजी से अपनी बंदूक उठाता है और जोए पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जोए बेहद चालाकी से खिड़की के रास्ते बाहर कूद जाती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। एक सुबह जेफ अपने दोस्त ड्रू के साथ झील के आसपास साइकिल चलाने के बाद घर लौटने का फैसला करता है। सड़क पर पैडल मारते हुए क्लाइड मोटरसाइकिल पर उसका पीछा करता हुआ आ जाता है और जेफ को गिराने की कोशिश करता है। क्लाइड आखिरकार जेफ को सड़क पर गिरा देता है और उसे धमकाता है कि वो उसकी साइकिल के पहिए से उसकी नाक काट देगा। तभी गस अचानक वहां आकर क्लाइड को उसकी कॉलर से पकड़ लेता है। गस सख्ती से जेफ को तुरंत वहां से जाने के लिए कहता है। जेफ बिना कोई सवाल किए अपनी साइकिल उठाता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। जब गस और क्लाइड अकेले रह जाते हैं, गस क्लाइड को जमीन पर गिरा देता है और उसकी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए उसे और डराने लगता है, लेकिन अंत में गस अपने हिंसक स्वभाव का खुलासा करते हुए क्लाइड को समाप्त कर देता है। ड्रू अपने क्लासमेट क्लाइड को खत्म होते हुए देखकर डर के मारे तेजी से साइकिल लेकर घर की ओर भागता है। घर पहुंचते ही वो तुरंत दरवाजा बंद करता है और अपने पिता की बंदूक उठा लेता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो भी शिकार बन सकता है। तभी अचानक जोए वहां आ जाती है। ड्रू उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन भागते हुए गस के सामने आ जाता है। गस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है और ड्रू मजबूरी में बंदूक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि बंदूक खाली है तो उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। घबराया हुआ ड्रू अपनी माँ के कमरे में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। फिर वो एक कुर्सी उठाकर खिड़की तोड़ता है और खिड़की के रास्ते भागकर अपनी जान बचाता है। गस हथौड़ा लेकर ड्रू के कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ड्रू को लगता है कि अब वो गस के हाथ लगने ही वाला है। तभी उसकी माँ अमांडा वहां आ जाती है। ड्रू तुरंत अपनी माँ की कार में बैठ जाता है और घबराते हुए कहता है, जल्दी चलो, गस मुझे मारना चाहता है। अमांडा अपने पति को इस हालत में देखकर चौंक जाती है और बिना समय गवाए गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है, लेकिन गस, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है, पुलिस की कार लेकर उनका पीछा करने लगता है। रास्ते में एक बड़ा ट्रक उनकी ओर आता है। गस चालाकी से अपनी कार का नियंत्रण लेकर अमांडा की गाड़ी को दूसरी दिशा में धकेलने लगता है। आखिरकार गस अपनी योजना में सफल हो जाता है। अमांडा की कार तेजी से ट्रक से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि गाड़ी पलट जाती है। हादसे के बाद गस कार के पास जाकर देखता है कि अमांडा और ड्रू की लाशें बेजान पड़ी हैं। ये देखकर गस के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभरती है। गस अमांडा और ड्रू की मौत के बाद भी अपनी खतरनाक योजनाओं से पीछे नहीं हटता। वो क्लाइड की लाश को उठाकर उसे इंडियन सेमेट्री में दफनाने का फैसला करता है ताकि उसे भी जिंदा किया जा सके। चेस अपने बेटे जेफ से बात करने का फैसला करता है, ये जानने के लिए कि वो कैसी मानसिक स्थिति में है। जब चेस जेफ को ढूंढता है तो उसे अटारी एटिक में पाता है। वहां जेफ अपनी माँ के लिए एक कमरा तैयार कर रहा होता है। चेस को ये देखकर हैरानी होती है। जेफ एक चौंकाने वाली बात बताता है। वो अपने पिता से कहता है कि उसने एक ऐसे जंगल के बारे में सुना है जहां अगर किसी की लाश को दफनाया जाए तो वो इंसान वापस जिंदा हो सकता है। यह सुनकर चेस गुस्से से भर जाता है और जेफ को डांटते हुए कहता है, बस करो ये झूठी कहानियां, ऐसी कोई जगह नहीं होती।
लेकिन उनकी बहस वहीं रुक जाती है जब मार्जरी आकर चेस को बताती है कि सेमेट्री का केयरटेकर फोन पर है। फोन पर केयरटेकर चेस को बताता है कि रेने की कब्र खुली हुई मिली है। ये सुनते ही चेस के चेहरे पर तनाव और चिंता साफ झलकने लगती है। चेस तुरंत सेमेट्री के लिए निकलता है ताकि पता लगा सके कि रेने की कब्र के साथ क्या हुआ। उसने मार्जोरी से कहा, जेफ पर नजर रखें। सेमेट्री के केयरटेकर के मुताबिक गस उसी दिन वहां आया था और कहा था कि रेने की बॉडी को हटाने का ऑर्डर मिला है। चेस के जाने के बाद जेफ इस बात का इंतजार करता है कि मार्जोरी सो जाए। जैसे ही वो सोती है, जेफ चुपके से घर के बाहर निकलता है और जंगल के रास्ते कब्र की तरफ चलता है जहां उसकी मां अमांडा की कब्र है। सेमेटरी पहुंचते ही जेफ का सामना गस से होता है। गस उसे एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, ये रहा रास्ता, तुम्हारे लिए एक खास कब्र बनाई गई है। गस के मुताबिक पुरानी परंपरा के हिसाब से किसी बॉडी को उसका रिश्तेदार या कोई करीबी इंसान ही दफना सकता है, तभी वो जिंदा हो सकता है। वहीं घर पर मार्जरी की आंखें अचानक खुल जाती हैं। उसे लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो सीढ़ियां चढ़कर अटारी की तरफ जाती है ताकि जेफ को चेक कर सके। दरवाजा खोलते ही उसका सामना रेने की चीजों से होता है। रेने के कपड़े और यादें देखकर वो एक अजीब से जज्बात में डूब जाती है। इसी दौरान चेस गस के घर पहुंचता है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है, जोए एक बार फिर उस पर हमला कर देती है। चेस अपने हाथों में रिवॉल्वर लेकर तैयार था और तुरंत गोली चलाकर जानवर को रोक देता है। जोए घायल होकर जंगल की तरफ भाग जाती है। गस के घर के अंदर घुसते ही चेस देखता है कि पूरा घर बिखरा हुआ है, हर तरफ तबाही मची है। वो गुस्से में गस से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन जैसे ही वो बात करता है, उसे एहसास होता है कि गस उस पर हमला करने वाला है। चेस अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाता है, पर वो गोली सिर्फ गस के कंधे को छू कर निकल जाती है। गस के हाथ से गिरते टेबल के साथ ही चेस को एक और खतरा महसूस होता है। गस एक ड्रिल उठाकर चेस के घाव पर वार करने लगता है। चेस की सांसें अटक सी गई थीं, लेकिन एक पल का साहस दिखाते हुए उसने अपनी रिवॉल्वर वापस हासिल कर ली। गस के अगले वार से पहले ही चेस ने गोली चलाकर मॉन्स्टर के सिर पर वार किया और उसे खत्म कर दिया। इसी बीच मार्जरी उसकी मां रेने के कपड़ों और मेकअप में खुद को उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चीजें तब और भी डरावनी हो गईं जब रेने सामने आई। उसने मार्जोरी पर हमला कर दिया और एक टूटे हुए कांच के टुकड़े से उसके सिर पर वार किया। मार्जोरी चीख भी नहीं पाई और एक ही वार में नीचे गिर गई। कुछ देर बाद चेस अपने घर आता है। बेडरूम में मार्जोरी का शरीर बिस्तर पर देखकर वो चौंक जाता है। उसकी एम्प्लॉय की मौत इतने डरावने तरीके से हुई थी कि उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। तभी चेस की नजर मुड़ती है और वो अपनी बीवी को देखता है जो अब जिंदा हो चुकी थी, हालांकि वो पहले ही मर चुकी थी। इस पल पर चेस एकदम घबरा जाता है और जेफ को उस औरत के पास जाने से रोकता है। रेनी, जो अब एक अलग ही रूप में थी, जेफ से कहती है, हमें कुछ वक्त दो, बात करनी है। लेकिन जैसे ही जेफ दरवाजा खोलता है, क्लाइड सामने आता है। क्लाइड के हाथ में एक बड़ा कुल्हाड़ी था और जेफ तुरंत बचाव के लिए भागता है। चेस अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लाइड उसे मार देता है। चेस गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब जेफ को अकेले लड़ना पड़ता है। रीनी बस खड़ी होकर सब देख रही होती है जब क्लाइड जेफ पर हमला करता है। जेफ अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है। वो ज़ॉम्बी की आंखों पर वार करता है और किसी तरह वापस उठता है। अपने दर्द और डर के बावजूद वो हर हमले का जवाब देता है और जिंदा रहने की कोशिश करता है। रेनी अपने सामान को जमीन पर गिराकर उन्हें आग लगा देती है। घर के अंदर तेज आग फैल जाती है। तभी जेफ का सामना एक ज़ॉम्बी से होता है जो उसका सिर काटने वाला था। उसी वक्त जेफ की नजर एक तार पर पड़ती है जो बिजली से भरपूर होता है। वो तुरंत उसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है और ज़ॉम्बी पर बिजली का झटका देता है। तेज करंट के झटके से ज़ॉम्बी का पूरा शरीर कांपने लगता है और उसका सिर फट जाता है। तब जेफ को पता चलता है कि ये उसकी मां नहीं थी। जेफ दरवाजा तोड़कर अपने पिता को खींचकर अटारी से बाहर ले जाता है। घर से निकलते वक्त वो देखता है कि रेनी का ज़ॉम्बी रूप आग में जलकर खत्म हो चुका है। मेडिकल मदद मिलने के बाद चेस फैसला करता है कि वो अपने बेटे के साथ ये शहर छोड़ देगा और एक नए जीवन की शुरुआत करेगा।